श्रोताओं, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर आशीष भल्ला। प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन पीजीआई के और साथ ही में कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं पीजीआई चंडीगढ़ के। आपका स्वागत है डॉक्टर आशीष भल्ला जी। थैंक यू। किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है पूरे भारतवर्ष में है और एक बड़ी ही गंभीर स्थिति है। कोविड-19 जब आया था उस समय की परिस्थितियां और थी और इस सेकेंड वेव की परिस्थितियां कुछ और हैं। स्ट्रेन की बात की जाती है तो डॉक्टर आशीष भल्ला, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये स्ट्रेन क्या होता है और सिम्टम्स किस तरह से डिफर करते हैं या फिर पुराना वाला जो था उसी तरह के सिम्टम्स रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पिछले साल हमने कोरोना वायरस का वेरिएंट यहाँ पे देखा जो कि स्टैंडर्ड सारे देशों में एक ही था, उसमें और इस जो वेरिएंट जो अभी हम देख रहे हैं देश के अलग अलग भागों में वो अलग अलग स्ट्रेन मिल रहा है। कई जगह पे डबल म्यूटेंट मिल रहा है, कई जगह पे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिल रहा है। नॉर्थ इंडिया में हमारे पास ये यूके वेरिएंट है जो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जो बहुत प्रेवेलेंट था। इसमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। हम पिछले साल हमने देखा कि अगर घर में कोई एक आदमी बीमार होता था तो वो एक ही रहता था, आइसोलेट हो जाता था, तो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। अब हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं और काफी लोग उसमें काफी सीवियरली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक चीज जो फर्क है यूके वेरिएंट में इस टाइम पे पिछले साल से, बहुत सारे लोगों को बुखार नहीं हो रहा है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, माइल्जियाज हैं, इस तरह की तकलीफें हो रही हैं बनिस्बत इसके कि उनको गला खराब, खांसी, जुकाम, इस तरह की तकलीफें हों। काफी लोगों में वो भी हो रहा है, पर इस समय में इस वेरिएंट में हमें ये सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा पिछले साल में और इस साल में। और जब भी एक वायरस बहुत देर तक पॉपुलेशन में रहता है तो हम कई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं वायरस को टैकल करने के लिए। दवाइयां होती हैं जो उसको मारने के लिए दी जाती हैं या वैक्सीन देते हैं, तो उसके प्रेशर में वो वायरस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं जी। तो ये म्यूटेशंस जो काफी सारी हुई हैं पिछले साल में, उनमें से ये जो 2-3 हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कि अभी जो हमारे पास है नॉर्थ इंडिया में, चंडीगढ़ और आसपास के एरियाज में, वो सब यूके वेरिएंट हैं और उसके कारण ये सारी तकलीफें हो रही हैं। जी डॉक्टर भल्ला, जिस समय पता चलता है किसी व्यक्ति को कि वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, जब उसका टेस्ट हो जाता है, उसके उपरांत जैसा आपने कहा कि एक ऐसा स्ट्रेन है जो पूरी की पूरी फैमिली को पॉजिटिव कर देता है, तो एक सीटी वैल्यू की बड़ी बात होती है, तो ये क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोग ये चीजें कि जी हमारे सीटी वैल्यू इतनी हो गई या हमारे जो हम सीटी स्कैन करा रहे हैं उसमें इतना नंबर सीवियरिटी आ गया, ये नंबर्स को भूल जाइए। आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हैं। ये स्ट्रेन की खासियत है कि ये इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और इसकी मोर्टेलिटी उतनी ही है जितनी पिछले साल की है। सीटी वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं, वो ये है कि जितनी साइकिल लगते हैं मशीन में, आरटीपीसीआर की मशीन में वायरस को डिटेक्ट करने में, उसको साइकिल टाइम कहते हैं। तो जितने कम साइकिल टाइम में वायरस आपका डिटेक्ट हो जाए, वो लोग उसको इंटरप्रेट ये करते हैं कि आपकी वायरस का लोड आपके नाक में ज्यादा है या आपके गले में ज्यादा है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कि आपके शरीर में वायरस का लोड ज्यादा है। और अगर वायरस का लोड ज्यादा है, जब आप बात करते हैं, खांसते, चीखते हैं, तो वो ज्यादा फैल सकता है। इतना हम इसको मान के चले कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब हम ये टेस्ट आरटीपीसीआर करते हैं तो वो सैंपल कलेक्शन से लेके, सैंपल प्रोसेसिंग से लेके बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें कि ये सारी चीजें ऑल्टर हो सकती हैं। सो आप सिर्फ इतना ही जानिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव हैं, आप लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस वायरस की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। इससे ज्यादा बाकी सारी चीजें भूल जाइए। जी। और जिस समय आइसोलेशन एट होम की बात आती है और कहा जाता है कि बहुत सारी एक संख्या है जो घर पर ही रहकर ठीक हो सकती है, तो आइसोलेशन जब की जाती है किसी पेशेंट की, तो उसको
किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खासकर होता क्या है डॉक्टर साहब कि पता नहीं चल पाता उस स्थिति में या फिर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता कि क्या क्या किया जाए, और एक अगर आप स्टेप्स में थोड़ा सा समझा सकें। देखिए, बड़े सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैं ये चाहूंगा आप इसको बार बार भी अगर प्ले करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी तरह से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अपने एफएम चैनल में डाल सकते हैं ताकि कंप्यूटर की मदद से लोगों को इसका पता चल पाए। ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बीमारी में, इस स्ट्रेन में हो सकता है आपको खांसी जुकाम नहीं हो सकता है आपको सिर्फ सर दर्द हो, पेट का दर्द हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो। तो कोई भी सिम्टम इस तरह का, किसी भी वायरल डिजीज का जो ये मैंने सिम्टम्स आपको गिनाए हैं, कोई भी सिम्टम अगर आपको हो रहा है तो आप अपने आप को अपने परिवार से अलग कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि तब तक आपने बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं किया हो सकता है इन्फेक्ट हो चुके हो बाकी लोग भी आपके साथ रहते रहते, लेकिन फिर भी ये बेहतर है कि अगर वो बचे हुए हैं तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए। अब अलग कहाँ कीजिए? उसके लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक अलग कमरा जिसके साथ एक अटैच बाथरूम होना जरूरी है। अगर आपके पास एक अलग कमरा है और अटैच बाथरूम है तो वो आइडियल सिचुएशन है। उसमें बाथरूम में या कमरे में अगर आपके खिड़कियां हैं, धूप आ सकती है तो वो खिड़कियां खोल दीजिए और जो दरवाजा आपके कमरे का बाकी घर के अंदर खुलता है उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। ठीक है जी? ये सिंपल सी चीजें हम कर सकते हैं कि बाहर जो खिड़कियां खुलती हैं वो खोल दीजिए, घर के अंदर जो खिड़कियां और दरवाजे खुलते हैं उनको बंद कर दीजिए ताकि वायरस घर के अंदर नहीं जाए, बाहर चला जाए हवा के साथ। अगर आपके बाथरूम में एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो उस एग्जॉस्ट को चला के रखें ताकि वो घर के बाथरूम के अंदर से और कमरे के अंदर से हवा खींच के बाहर फेंकते रहे उसको। ये 2 चीजें जरूरी हैं। तीसरी चीज जो जरूरी है कि आप अपने घर वालों से अपना कांटेक्ट मिनिमम रखें। हाँ जी। अगर कोई आपसे घर वाला अगर कोई आपसे मिलने आता है, आपको खाना देने आता है या कुछ भी करने आता है तो आप कोशिश करें कि आप एक N95 मास्क पहने। वो जो लोग आपको खाना देने के लिए आते हैं या कुछ भी करने के लिए आते हैं वो भी N95 मास्क पहने और आपका कांटेक्ट मिनिमम होना चाहिए। इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। आप अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक कुछ इंतजाम ऐसा करें कि जहां पे वो आपका खाना रख जाएं। आप मास्क पहन के दरवाजा खोलें, खाना उठाएं, खा लें और अगर पॉसिबल है बाथरूम में ही उस बर्तन को साबुन के पानी से धो के बाहर वापस रख दें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कोई भी हाउस होल्ड ब्लीच जो जिसको कॉमन ब्लीच जो किचन में इस्तेमाल होता है उसको डाइल्यूट करके उसको आप बर्तन के ऊपर छिड़क दें और वो बर्तन बाहर रख दें, उससे भी वायरस मर सकता है। जी। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पास अलग बाथरूम नहीं है, कमरा तो है लेकिन बाथरूम अलग नहीं है। जी। उसका भी इंतजाम कर सकते हैं कि जब भी आप बाथरूम इस्तेमाल करने जाएं और कोई आदमी वहां पे बाथरूम इमीडिएटली आपके बाद में इस्तेमाल ना करे और आप ये जो ब्लीचिंग पाउडर है या ब्लीचिंग सोल्यूशन है जो मिल जाते हैं बाजार में या आप घर पे भी कॉमन ब्लीच को पानी में डाल के उसको YouTube पे देख सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि क्या उसकी रेशो है, उसको आप पानी में डाल के बना लीजिए और बाथरूम में रख लीजिए। जब भी आप बाथरूम में अंदर जाते हैं इस्तेमाल के बाद आप फ्लश की सीट को उससे साफ कर दीजिए, जो हैंडल है उसके ऊपर उसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आपने किचन बाथरूम के टैप को छुआ है उसके ऊपर कर दीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं, बाथरूम को खोलने बंद करने के जो हैंडल चिटकनी जो भी है उसको नहीं भूलिए, उसके ऊपर भी उसको स्प्रे कर दे। इस तरह से जब कोई दूसरा आदमी उसको बाथरूम को इस्तेमाल करेगा तो उसको इस संक्रमण होने का खतरा कम रहेगा। और एग्जॉस्ट बाथरूम में जरूर चला के रखिए। ये 3-4 चीजों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप इस बीमारी को दूसरों को पास ऑन करने से बच सकते हैं। जी। और डॉक्टर आशीष भल्ला, ये तो बात रही आइसोलेशन की, उसके उपरांत बात है मेडिकेशन की, प्रेस्क्रिप्शन की, क्योंकि आदमी तो आइसोलेशन में होता है तो होता क्या है कि वो अपने आसपास के बंधुओं से, मित्रों से या किसी से व्हाट्सएप पे प्रेस्क्रिप्शन मंगवाता है और इतनी ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हो चुकी है कि कुछ गिनी चुनी वो लेना शुरू कर देता है दवाइयां। तो उस ओर कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने मोस्टली जगहों पर, मोस्टली सिटीज में
ये किया है कि अगर आप उनको कांटेक्ट करें तो वो आपको एक किट घर पे पहुंचा देते हैं जिसमें एक थर्मामीटर होता है, आपकी पैरासीटामोल की गोलियां होती हैं या एक आधी दवाई कोई और होती है जी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सिर्फ बुखार है तो आप सिर्फ पैरासीटामोल की गोली खाएं, जो कि आप 6-6 घंटे पे भी ले सकते हैं। इस चीज का इंतजार नहीं करिए कि बुखार दूसरी बार आएगा तो मैं दवाई लूंगा। शुरुआत के 3-4 दिन तक आप लगातार हर 6 घंटे में या 8 घंटे में उस गोली को खाते रहें ताकि आपका बुखार कंट्रोल में रहे जी। अगर आपको खांसी जुकाम है उसके लिए आप कोई भी जो आप प्रेफर करते हैं कफ सिरप या कोई भी खांसी की दवाई वो ले सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको नाक से नजला बह रहा है या गले में खराश ज्यादा महसूस हो रही है तो सिंपल सी गोलियां, कोई भी एलर्जी की गोली, सिट्रीजिन या कुछ इस तरह की एविल या कोई भी गोली आप एलर्जी की ले सकते हैं, वो आपको थोड़ी बहुत इसमें राहत दे सकती है, वो सिम्टोमेटिक राहत है। इसके अलावा अगर आप गर्म पानी पीना चाहते हैं पीते रहिए, उससे गले में सूदिंग रहती है। स्टीम इनहेलेशन करना चाहते हैं स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। गर्म पानी में नमक डाल के उससे गार्गल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेजॉरिटी लोगों को किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है जी। और उसके बाद डॉक्टर साहब बात आती है ऑक्सीमीटर की। ऑक्सीमीटर भी कई बार किट्स में दिया जाता है या लोगों ने आजकल घरों में रख लिया है, तो वहां पे कौन सा ऐसा साइन होता है जिसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोग पैनिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं? देखिए, 2-3 चीजें जो रेड फ्लैग्स हैं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत सजग हो जाना चाहिए कि हाँ शायद मैं तकलीफ में जा सकता हूँ। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, दवाई लेने के बावजूद आपका बुखार ऊपर बढ़ते जाना। ये हमने देखा है कि 5 से 7 दिन तक ये बुखार रह सकता है और कुछ लोगों में ये बुखार 5वें या 7वें दिन काफी तेज हो जाता है। तो ये एक आपके लिए एक वार्निंग साइन है जिसमें कि आपको अपने लोकल डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि अब मैं क्या करूं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी खांसी परसिस्ट कर रही है, आप दवाई खा रहे हैं, आप स्टीम ले रहे हैं, आप गार्गल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी खांसी बढ़ते जा रही है। आप बात करते करते रुक जाते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मैं काफी देर से बात कर रहा हूं, एक ही सांस में बात कर रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आप बात करते करते रुक रहे हैं, आपको बात करते करते खांसी आ रही है, बार बार रुकना पड़ रहा है बोलने के टाइम पे, तो ये भी आपके लिए एक साइन होना चाहिए कि हाँ मैं शायद मुझे बीमारी बढ़ रही है। तो ये 2-3 चीजें अगर आप घर वाले हैं आपके, वो इन सिंपल सी चीजों को ख्याल में रख सकते हैं। ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो 2-3 चीजों का उसमें बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, ऑक्सीमीटर को करेक्ट तरीके से उंगली के ऊपर लगाना। वो आपकी उंगली के ऊपर करेक्ट तरीके से फिट होना चाहिए। हर एक की उंगली एक समान नहीं होती जी। कुछ अगर पतली हैं आपकी उंगलियां तो अगर आप फ्लोरेसेंट लाइट में या जो आपकी ये जो ट्यूब लाइट्स हैं उसमें अगर आप उसको ऑक्सीमीटर को यूज करते हैं तो उसकी रीडिंग गलत आ सकती है। अगर आपकी ऑक्सीमीटर की बैटरी डाउन हो गई है तो आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। तो और अगर आप इमीडिएटली ऑक्सीमीटर को उंगली पे लगा के रीडिंग देखें तो भी वो गलत आ सकती है। जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी उंगली पे लगाएं, उसको 25-30 सेकंड के लिए लगा रहने दें। उसमें एक वेव फॉर्म आती है जिसको स्टेबलाइज होने दें जी। उस टाइम पे 25-30 सेकंड के बाद जो रीडिंग आती है उस रीडिंग को आप देखिए। वो अगर एक रीडिंग आपको लगता है गलत आ रही है, 95% से कम आ रही है, आप उसी ऑक्सीमीटर को अपनी दूसरी उंगली पे लगा के देखिए। ठीक है, इस तरह 2-3 बार कंफर्म करें, उसके बाद ही आप थोड़ा सा आपको सचेत होना है कि हाँ मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम जा रही, तब आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी सैचुरेशन 95% से कम आ रही है तो भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में ही 5 से 6 मिनट तक वॉक करिए और उसके वॉक करने के बाद दोबारा अपनी सैचुरेशन लें। कई बार ऐसा होता है हम सारा दिन लेटे रहते हैं तो हमारे लंग्स और डायफ्राम की मूवमेंट कम हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप सैचुरेशन चेक करेंगे तो आपको लो सैचुरेशन मिलेगी। अगर आप चलेंगे तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। अगर वो सैचुरेशन उतनी ही रह रही है
ऑक्सीमीटर में यहाँ बढ़ रही है तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर वो कम हो रही है, पहले 95 थी या 97 थी, उसके बाद वो 95 पे आ गई चलने के बाद, या 95 से 94 पे आ गई, तो आपको क्या करना है? उसमें सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लंबा लंबा सांस लीजिए, उसको सांस को थोड़े सेकंड्स के लिए रोकिए, छोड़ दीजिए। इस तरह से आपके लंग में थोड़ी सी फैलावट, आपके लंग्स के जो अंदर कोशिकाएं हैं वो थोड़ी सी फूल जाती हैं और उससे ऑक्सीजन एक्सचेंज बेहतर हो सकता है जी। अगर आपकी सैचुरेशन 95% से कम आ रही है और आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आप लेटरल एक साइड करवट पे लेट सकते हैं, फिर दोबारा चेक कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने के बाद, स्टीम लेने के बाद दोबारा चेक कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इस दौरान प्रोनिंग की भी बहुत चर्चा हुई है, तो क्या घर पे भी प्रोनिंग की जा सकती है? प्रोनिंग का मतलब है पेट के बल लेटना जी। वो अगर आप अपने पेट के बल लेटे, पर उसका एक तरीका होता है। उसका एक तरीका ये है कि आप 3 पिलो लीजिए, एक पिलो अपनी छाती के नीचे रखिए उल्टे लेट के पेट के बल, और 2 पिलो आपके जो कूल्हा है जिसको पेल्विस कहते हैं जी, उसके नीचे होना चाहिए। तो आपकी छाती और आपके कूल्हे के बीच में जो ये तकिया आपने रखे हैं, उसमें आपके पेट को मूव करने के लिए खाली जगह होनी चाहिए। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, पर अगर आप लेटने की कोशिश करें, इस पोजीशन में डीप ब्रीदिंग करें, तो आपकी सैचुरेशन कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के डाले हैं। इसको अवेक प्रोनिंग कहते हैं जी। घर पे करने के लिए अवेक प्रोनिंग या प्रोनिंग कहते हैं। इससे कुछ हद तक छाती की मूवमेंट में फर्क पड़ता है और आपके लंग्स को एक्सपेंशन होने में मदद होती है, तो आपकी सैचुरेशन घर पे उससे इम्प्रूव हो सकती है जी। डॉक्टर भल्ला, हमारा जो उद्देश्य है या मोटिव है इस पूरी की पूरी चर्चा का, वो ये है कि थोड़ा सा फियर जो है लोगों में अधिक बढ़ रहा है या फिर नेगेटिव न्यूज जो आ रही है उसको कम करना। तो आप इसमें कुछ और पॉइंट डालना चाहते हो कि? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आपको बहुत बहुत ये कॉम्प्लीमेंट करने की बात है कि आपने ये फियर की बात करी है जी। अगर आप पिछले साल की फिगर्स देखें, दुनिया भर में जहां पे कोविड के पेशेंट्स की मोर्टेलिटी या मृत्यु 4-5% हो रही थी, भारत में वो 1 से 1.5% हो रही थी। हाँ जी। इस बार भी वो 1 से 1.5% ही है। 85 से 90% लोगों में डिजीज माइल्ड होती है। बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, इसके अलावा कुछ नहीं होता, जिसके लिए आप घर पे रह के दवाई खा के अपने आप ठीक हो सकते हैं। 8 से 10% लोगों में थोड़ी सी बीमारी बढ़ सकती है, जिसमें बुखार परसिस्टेंट रहना, आपकी खांसी बढ़ जाना, सांस में थोड़ी सी तकलीफ आना। इन 8 से 10% लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत है। और टोटल जितने लोग इन्फेक्ट होते हैं, उसमें से 1 से 1.5% लोग हैं या 2% लोग हैं जो सीरियस होते हैं, और उनमें मृत्यु की थोड़ी सी आशंका ज्यादा हो जाती है, या उनमें जो आपकी तकलीफें ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं जी। तो हम हमेशा वो जो 1 से 1.5% पे मीडिया, सब चैनल्स उसी पे फोकस कर रहे हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि 90% लोग ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, अस्पतालों से छुट्टी हो रही है। अगर मेरे अस्पताल में एक दिन में 2 या 3 डेथ्स होती हैं, तो मेरे अस्पताल में 20 लोगों की हर रोज छुट्टी भी होती है जी। तो प्लीज उसको हाईलाइट कीजिए कि 80, 85, 90% लोगों में माइल्ड डिजीज होने के बाद अपने आप लोग ठीक हो रहे हैं जी। हमारे देश की जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारी पॉपुलेशन है, और अगर वो 100 करोड़ में से हम 1% भी गिनने जाएंगे जी, या 1.5% भी गिनने जाएंगे, तो वो 1 से 1.5 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे 1 से 1.5 करोड़ लोग नहीं मर रहे हैं जी जी। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखें जी, कि पॉजिटिव आउटलुक रखें। अगर आप बीमार हो भी गए हैं, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ ये कहें कि हाँ मैं इससे लड़के इस बीमारी से जीत जाऊंगा,
बाहर आ जाऊंगा तो आपके चांसेस ठीक होने के ज्यादा हैं। जी, क्योंकि 126 करोड़ का जो आंकड़ा है पॉपुलेशन का, अगर उसमें परसेंटेज देखी जाए और फिर किसी छोटे देश के साथ कंपेयर किया जाए तो बात बनती नहीं है, क्योंकि परसेंटेज तो वही रहेगी। अगर मॉर्टेलिटी की है 1 पॉइंट कुछ % है तो वही रहेगी, परंतु अगर आंकड़े देखे जाएं, नंबर्स देखे जाएं तो अवश्य ही बढ़ेंगे, तो उसी से नेगेटिविटी फैलती है। और अब हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन की ओर आते हैं। वैक्सीनेशन का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है और कितनी जरूरी है वैक्सीनेशन? वैसे तो यंग के लिए जब खुला है तब तो काफी लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं लोग, परंतु अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेजिटेंसी है। देखिए, दो चीजें बहुत जरूरी हैं इसमें। मैं वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, जो मीडिया में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, उसमें एक चीज आपने ये भी पढ़ी होगी, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी ये है कि अगर आपकी टोटल देश की पॉपुलेशन के 70% लोगों को इस बीमारी से इम्यूनिटी आ जाएगी, जो कि इन्फेक्शन के कारण भी आ सकती है, माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए, ठीक हो जाए, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएं, और दूसरा वैक्सीनेशन के कारण आ सकती हैं। अगर हमने 126 करोड़ लोगों में से 70% लगा के चलें कि 100 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन देना है, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा जी। दूसरा कि बहुत सारे लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होके ठीक हो जाए तो वो इम्यून हो जाएंगे। हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि किस आदमी में वो माइल्ड इन्फेक्शन सीवियर रूप ले ले। ऐसा हम नहीं, कुछ लोग हैं जो जिनमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, जिनको किडनी डिजीज हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, सांस की तकलीफ हो, लिवर की तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ हो, इन लोगों में ये बीमारी बढ़ सकती है, ज्यादा तकलीफ दे सकती है, कैंसर वाले मरीजों को ज्यादा तकलीफ दे सकती है। दूसरा तरीका है वैक्सीन लगाने का और वैक्सीन से इम्यूनिटी जनरेट करने का। वैक्सीन सेफ है, उसमें कुछ लोगों की धारणाएं इसके बारे में गलत भी हैं कि वैक्सीन से तकलीफें हो जाएंगी। हाँ, वैक्सीन से तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन पैरासीटामोल खाने से भी तकलीफ हो सकती है। हाँ जी। अगर वो भी आप ज्यादा डोज में ले लेंगे, उससे भी आपका लिवर फेलियर हो जाएगा, उससे भी मौत हो जाएगी। पर आप पैरासीटामोल खा रहे हैं ये जानते हुए भी कि अगर ज्यादा दवाई ले ली जाए तो ये नुकसानदेह है। इसी तरह से वैक्सीन मेजॉरिटी लोगों के लिए सेफ है, किसी ना किसी में कोई ना कोई थोड़ी बहुत उसकी तकलीफें आ सकती हैं। वैक्सीन लगने के बाद कुछ सिम्टम्स 24 से 48 घंटे के लिए लोगों में आ सकते हैं, पर अगर वो सिम्टम आप में आ रहे हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर का दर्द होना, तो इसका मतलब आपकी बॉडी उस वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब वही है, नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तब भी इम्यूनिटी आएगी, वायरस वैक्सीन के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करे तब भी इम्यूनिटी आएगी। वैक्सीन से हम कंट्रोल ढंग से करते हैं और इन्फेक्शन से वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये डिफरेंस है वैक्सीन में और इन्फेक्शन में। इसलिए वैक्सीन लगवाने के अलावा हम लोगों के पास कोई बहुत और ऑप्शंस है नहीं जी। तो अगर हमें इम्यूनिटी लानी है अपनी पॉपुलेशन में, तो हम में से हर एक को जाके वैक्सीन लगवाना है। अगर हम यंग लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो हम अपने घर के बुजुर्गों को, जिनको नहीं लग सकता वैक्सीन, उनको बचा पाएंगे एज हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा। यही मेरा एक संदेश आप सब लोगों के लिए है जी। और वैक्सीन लगवाते हुए एलर्जीज के बारे में भी पूछा जाता है, तो क्या फूड एलर्जी, मेडिसिनल एलर्जी? अगर आपको डेफिनेटली किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी है तो आप अपने प्लीज डॉक्टर को जरूर बताइए जो वैक्सीन आपको लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो वैक्सीन के कुछ कंपोनेंट से एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको वैक्सीन लगाने के बाद अपने आप को डॉक्टर के पास आधे पौने घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रहना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप घर भी चले जाएंगे तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको किसी किस्म की एलर्जीज तो नहीं हो रही हैं। अगर कुछ भी साइड इफेक्ट आते हैं, सोजन आती है, इंजेक्शन साइट पे पेन तो हो सकती है, लेकिन शरीर पे कुछ चकत्ते आते हैं या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह में सूजन आती है, तो ऐसी अगर कुछ भी चीजें हों तो आपको
अपने डॉक्टर को बताना है, वो उसके बारे में आप उसकी इलाज के बारे में आपको बेहतर गाइड कर सके। जी, और चलते चलते जो जनता बाहर घूम रही है, वैसे तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, परंतु कुछ तबका अभी भी ऐसा है कि कुछ नहीं होता, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और जो ऑफिस जाते हैं लोग या फिर किसी कारणवश बाहर जाना ही पड़ता है, जिनका काम नहीं चलता उसके सिवा, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि हमारी इस सर्ज का सबसे मेजर कारण यही है कि मुझे नहीं मालूम देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल है, पर अगर आप पंजाब में जाएं और आप किसी से बात करें कि कोरोना, वो कहते हैं कोरोना तो कुछ होता ही नहीं जी। जब तक किसी ना किसी उनके घर वालों को, जान पहचान वालों को इतनी सीवियर बीमारी ना हो जाए कि वो अस्पताल में भर्ती हो, तब तक वो इस बात में विश्वास नहीं करते कि कोरोना कोई चीज है भी कि नहीं है। प्लीज इससे डरिए। बहुत सारे लोगों की ये जान ले चुका है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। आपने अगर अपने आप को और दूसरे लोगों को बचाना है तो प्लीज मास्क पहनिए। अगर आपने किसी इंडोर एरिया में काम करना है, ऑफिस के अंदर काम करना है, कोशिश करें अगर आप कमरे के अंदर बैठे भी हैं तो आप एडिक्वेट डिस्टेंस बना के मास्क पहन के बैठिए। अगर उस कमरे में आप कुछ एयर एग्जॉस्ट का इंतजाम कर सकते हैं तो वो इंतजाम करिए। खिड़कियां खोल सकते हैं तो खिड़कियां खोल दीजिए ताकि हवा एक्सचेंज होती रहे जी। अगर वो नहीं कर सकते हैं, कोशिश करें एसी बंद रखें। अभी गर्मियां आ रही हैं तो एसी चलाना पड़ेगा। अगर आप एसी चला के बैठ रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आप बीमार हैं ऑफिस नहीं जाएं। अगर आप ऑफिस जाते भी हैं तो मास्क पहन के जाएं, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, सिंगल मास्क या डबल मास्क पहन के जाएं ताकि आप किसी दूसरे की इन्फेक्शन ले नहीं लें और उसको पास ऑन नहीं कर दें। जब भी हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, गाना गाते हैं तो ये वायरस हमारे मुंह से, हमारे नाक से बाहर हवा में आता है और कुछ कण इसके हवा में काफी देर तक रह सकते हैं। अगर वो ओपन एयर में है तो वो हवा के द्वारा इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, दूसरे को उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। पर अगर मैं किसी बंद कमरे में भाषण दे रहा हूं बिना मास्क पहने या बात कर रहा हूं बिना मास्क पहने, तो मैं उस बंद कमरे में बहुत सारे वायरस छोड़ रहा हूं। और अगर उस कमरे में दूसरे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, जो कि हम कॉमनली देखते हैं रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, खाना तो मास्क पहन के नहीं खा सकते जी। अगर आप खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं नजदीक में टेबल में आमने सामने बैठ के, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जी। खाना खाने जाना चाहते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं तो ओपन एयर में बैठ के बाहर खाना खा लीजिए, आप शायद इन्फेक्शन से बच जाएं। बंद कमरे में, एसी रेस्टोरेंट में बैठ के सब लोग मास्क उतार के खाना खाएंगे तो वो वायरस अंदर घूमता रहेगा और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इस चीज का ख्याल रखें। जी। तो डॉक्टर आशीष भल्ला, प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन, साथ ही में आप इंचार्ज हैं कोविड हॉस्पिटल जो पीजीआई चंडीगढ़ में है। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिसनर्स के लिए दिया, हमारे साथ कोविड का जो सेकेंड वेव आया है उसके ऊपर विस्तार में चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।